हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिमर्स मूवी के पार्ट 4 लेजेंड बिगिंस की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ट्रिमर्स मूवी के अगले तीनों पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो आप पहले देख ले, जिससे ट्रिमर्स मूवी के पार्ट 4 की स्टोरी को आप इजीली समझ सके। मैं उन तीनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और इस तरह की वीडियो बनाने में काफी वक्त और मेहनत लगती है, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब ट्रिमर्स मूवी के पार्ट 4 लेजेंड बिगिंस मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है नेवाडा 1889 से। वहां पर एक सिल्वर माइन दिखाई गई है जिसमें कुछ मजदूर काम कर रहे थे। खदान में हर जगह गीली मिट्टी थी। अब वहां विक्टर नाम के मजदूर पर कोई जानवर अचानक हमला करता है। उसकी चीख सुनकर जुआन नाम का मजदूर वहां जाकर देखता है तो वहां पर विक्टर नहीं था। वहां पर अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। जुआन वहां से जेफ नाम के मजदूर के पास आता है और उसे कहता है कि हमारा साथी विक्टर अचानक से गायब हो गया। मैंने उसकी चीख सुनी और जब मैं वहां गया तो विक्टर वहां पर नहीं था। वो दोनों बात कर रहे थे। उसी वक्त वो जानवर जेब पर भी हमला करके उसे खींचने लगता है। यह जुआन जेब को बचाने की कोशिश करता है, पर आखिर में जुआन के हाथ जेब की बिना सिर वाली बॉडी आती है। यह देखकर वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। वही बाहर खड़े मजदूरों को माइन से चीखें सुनाई देती है, तो वो लोग शॉवेल लेकर उस माइन में आते हैं। पर वो जानवर माइन में बाकी मजदूरों को भी एक एक करके मारने लगता है और जुआन बेबस होकर यह सब देखता रहता है। वैली उन दिनों की बात है जब परफेक्शन वैली को रिजेक्शन वैली माना जाता था। वहां माइन में बहुत सारे मजदूर काम करते थे, पर अचानक हुए हमले से सब लोग डर कर वहां से वापस अपने गांव जा रहे थे। वहां चैंग की ग्रोसरी शॉप भी दिखाई गई है जो चैंग के ग्रेट ग्रैंडफादर प्यंग चला रहे थे। वो हाल ही में चाइना से अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। यहाँ चैंग भी वरित था क्योंकि सब लोग रिजेक्शन वैली छोड़कर यहाँ से जा रहे थे, क्योंकि सिल्वर माइन में एक ही दिन में 17 लोग मर चुके थे और अब तक किसी को पता नहीं था कि उन्हें किसने मारा। यहाँ जुआन सबको कहता है कि माइन में मैंने देखा कि कोई जानवर अचानक से हमला करके सबको खींचकर ले जा रहा था। यहाँ जुआन ने भी अब तक उस जानवर को नहीं देखा था। अब यहाँ प्योंग को भी टेलीग्राम से एक मैसेज मिलता है। वो सबको कहता है कि सिल्वर माइन के ओनर मिस्टर हीरम फिलाडेल्फिया से यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ आकर वो खुद जांच करेंगे कि आखिर सिल्वर माइन में ऐसा कौन सा जानवर है जिसने यहाँ काम कर रहे 17 मजदूर मार डाले। आखिर मिस्टर हीरम रिजेक्शन वैली में आ चुके थे। हीरम हमारे परफेक्शन वैली के ग्रेबोइड किलर बट के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। हीरम भी बहुत वरीड था क्योंकि अचानक से उसकी सिल्वर माइन का काम रुक गया था। अब वहां क्रिस्टिन नाम की औरत को दिखाया गया है जो रिजेक्शन वैली में एक लोकल होटल की ओनर थी। क्रिस्टिन हीरम से कहती है कि माइन में मजदूरों की मौत से सब लोग बहुत डर गए हैं और इसी वजह से वो लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। सिल्वर माइन में काम कर रहे सभी मजदूर में से सिर्फ जुआन नाम का मजदूर ही बच पाया है। अब माइन में आखिर क्या हुआ था यह जानने के लिए हीरम जुआन से मिलता है। जुआन हीरम से कहता है कि मैंने भी माइन में उस जानवर को नहीं देखा, पर उस जानवर ने अचानक हमला करके माइन के सभी मजदूरों को मार डाला। यहाँ पोंग भी हीरम से कहता है कि उस हादसे के बाद और 7 लोग भी माइन से सिल्वर लेने गए थे, पर वो भी अब तक वापस नहीं लौटे। यहाँ टेकोपा नाम का शख्स हीरम से कहता है कि हमारे पूर्वजों ने कहा था कि यहाँ जमीन के अंदर भयानक क्रीचर रहते जो कि देख नहीं सकते। वो क्रीचर हमें महसूस करके हमारा शिकार करते। यह सुनकर हीरम कहता है कि अगर उस जानवर से डरकर मैं यहाँ चुपचाप बैठा रहा तो सिल्वर माइन हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हीरम कहता है कि मैं कुछ शिकारी लोगों को साथ लेकर उस सिल्वर माइन में जाऊंगा और उस जानवर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। यह जुआन भी हीरम से कहता है कि मैं भी आपके साथ आऊंगा और उस जानवर को खत्म करने में आपकी मदद करूंगा। आखिर हीरम और जुआन अपने साथ कुछ शिकारी लेकर सिल्वर माइन तक आ चुके थे। वो लोग माइन में एंटर होते तो वहां उन्हें मजदूरों के स्कल दिखाई देते। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस जानवर ने उन्हें निगल कर उनका मांस चबाकर हड्डियों के ढांचे को बाहर फेंक दिया हो। थोड़ा वक्त उस माइन में गुजारने के बाद वो सब बाहर आते। माइन में एक भी जानवर ने उन पर हमला नहीं किया था, पर फिर भी वो लोग माइन के बाहर कैंप लगाकर आज की रात यहाँ गुजारने का डिसीजन लेते। अब रात के वक्त वो सब कैंप लगाकर आराम कर रहे थे। उस वक्त एलम नाम का शिकारी घोड़ों के पास जाकर उन्हें खाना खिला रहा था। अब वहां अचानक से एलन की चीख सुनकर सब लोग चौंक जाते। वही वो घोड़े भी किसी से डरकर वहां से भागने लगते।
अब दूसरा शिकारी वहां जाकर एलन का नाम लेकर उसे पुकार रहा था, पर थोड़ी देर बाद उसकी भी चीख सबको सुनाई देती है। वहां सबको जमीन के अंदर कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सबको जमीन में हलचल महसूस होती है। अब वहां अचानक से जमीन के अंदर से एक अजीब सा क्रीचर बाहर आकर एक शिकारी पर हमला करता है। आखिर में वो क्रीचर उस शिकारी को जमीन के अंदर खींचकर ले जाता है। अब वहां पर सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। वो लोग उस क्रीचर पर गोलियां चला रहे थे, पर वो क्रीचर फास्ट था और अचानक से जमीन के अंदर चला जाता था। उन क्रीचर में से एक क्रीचर को मारने में जुआन कामयाब होता है। अब जुआन और हीरम वहां से एक बड़े पत्थर पर आ गए थे। वही वो आखिरी बचा शिकारी उस क्रीचर पर गोलियां चला रहा था। वो शिकारी भागते हुए हीरम और जुआन तक पहुंच सके उससे पहले वो क्रीचर शिकारी पर हमला करते और वो क्रीचर शिकारी को भी खींचकर जमीन के अंदर ले जाते। अब यहाँ हीरम और जुआन को भी पता चल गया था कि माइन के अंदर 17 मजदूरों को मारने वाला क्रीचर यही था। जुआन हीरम से कहता है कि यह जानवर गीली मिट्टी से बाहर आता है और लोगों का शिकार करता है। यहाँ हीरम भी उस मरे हुए क्रीचर को देख रहा था। वो जुआन से कहता है कि इस क्रीचर की आंखें नहीं है तो वो सब लोगों पर हमला कैसे करता है। और उसी वक्त जुआन भी नीचे जमीन पर पड़ी हुई अपनी हैट एक लकड़ी से उठाने की कोशिश कर रहा था। अब वहाँ अचानक से वो क्रीचर जमीन से बाहर आकर वो हैट खींचकर ले जाता है। यह देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। वहाँ जुआन हीरम से कहता है कि शायद यह क्रीचर आवाज सुनकर हमला करता है। वही यह सब देखकर हीरम भी बहुत डर गया था, पर जुआन कहता है कि यह पहाड़ों से सीधा रास्ता रिजेक्शन वैली की ओर जाता है और वो पूरा रास्ता पत्थरों से भरा हुआ है, तो अगर हम उस रास्ते पर पैदल निकले तो वो जानवर हम पर हमला नहीं कर पाएगा। आखिर वो दोनों उस पहाड़ी रास्ते से चलते हुए रिजेक्शन वैली की ओर निकलते। वही रिजेक्शन वैली में टेकोपा बड़ी लकड़ी से जमीन में होल बना रहा था। वो क्रिस्टीन से कहता है कि वो यहाँ नेवाडा के फ्लैग पोल के लिए होल बना रहा है। आखिर हीरम और जुआन पहाड़ी रास्ते से रिजेक्शन वैली तक पहुंच जाते। यहाँ वो सबको कहते हैं कि माइन के पास अजीब से क्रीचर ने सब लोगों पर हमला किया। वो जमीन से बाहर आकर लोगों पर हमला करता है और आखिर में अपने शिकार को खींचकर जमीन में ले जाता है। यह सुनकर प्योंग कहता है कि शायद वो डर्ट ड्रैगन होगे। हीरम भी कहता है कि उस क्रीचर ने कुछ ही पल में सभी शिकारी को मार डाला। अब यहाँ हीरम प्योंग को एक टेलीग्राफ भेजने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम लिखना कि रिजेक्शन वैली में एक ऐसा हंटर चाहिए जो तेज रफ्तार से गोलियां चलाकर किसी भी जानवर का शिकार कर सके और शिकार के बदले उस हंटर को अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। आखिर ल्यू टेलीग्राफ से वो मैसेज भेज देता है। दूसरे दिन टेकोपा बाहर एक स्टैचू के पास खड़ा था। टेकोपा हीरम से कहता है कि यह स्टैचू मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। अब यहाँ पर 1 महीना बीत जाता है। क्रिस्टन वहाँ हीरम से कहती है कि अब रिजेक्शन वैली में कुछ ही लोग बचे और शायद वो भी अब ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं है और कई लोग आपकी माइन पर काम करके गुजारा चलाते थे, तो आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। क्रिस्टीन हीरम से कहती है कि आपके पास सोने की घड़ी है और डायमंड के कप लेंगे, तो आप चाहे तो यहाँ सबकी मदद कर सकते हैं। पर हीरम कहता है कि माइन बंद हो जाने की वजह से मुझे भी काफी नुकसान हो रहा है। थोड़ी देर बाद हीरम क्रिस्टीन से कहता है कि मुझे माफ करना, पर सच यह है कि यह घड़ी, कपलिंग और कुछ सिक्के ही अब मेरे पास है। हीरम कहता है कि मेरे फादर ने इस माइन के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी, पर एक बार अगर माइन का काम शुरू हो गया तो मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अब रात के वक्त वहां अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। सब लोग क्रिस्टीन की होटल पर इकट्ठा हुए थे। उसी वक्त वहां पर एक शख्स आता है। उसका नाम कैली था और वो एक हंटर था। वो यहाँ हीरम द्वारा टेलीग्राम से भेजे गए मैसेज को पढ़कर आया था। हीरम कैली से कहता है कि माइन के करीब कुछ खतरनाक क्रीचर है जो जमीन से बाहर निकलकर सबका शिकार करते हैं। कैली कहता है कि मैं उन जानवरों का शिकार आसानी से कर दूंगा, पर इसके लिए मुझे अभी कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर किसी के पास पैसे नहीं थे, पर रिजेक्शन वैली के सब लोगों की सेफ्टी के लिए हीरम अपने डायमंड कफलिंग उस हंटर कैली को दे देता है। अब दूसरे दिन हीरम, जुआन और कैली उस क्रीचर का शिकार करने के लिए निकलते। वो वापस माइन के पास उसी कैंप पर आते जहां उस जानवर ने शिकारियों पर हमला किया था। यहाँ जुआन और हीरम एक पत्थर पर बैठकर आवाज कर रहे थे, जिससे वो क्रीचर आवाज सुनकर जमीन से बाहर निकले। वही कैली गन लेकर वहां पर खड़ा था, जिससे जैसे ही वो क्रीचर बाहर आए वो उनका शिकार कर सके, पर वो क्रीचर कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा था। वही कैली अपनी गन से एक गोली आसमान की ओर फायर करता है, पर गोली
गोली की आवाज सुनकर भी वहां कोई क्रीचर नहीं आता। यह सब देखकर केली हिरम और जुआन से कहता है कि जरूर आप लोगों ने किसी और जानवर को देखा होगा। वहां थोड़ा इंतजार करने के बाद वो सब वापस रिजेक्शन वैली की ओर रवाना होते। अब थोड़ा आगे जाने पर उन्हें वहां गर्म पानी का झरना दिखाई देता है। वही वहां पर 4 एग सेल पड़े हुए थे, यानी कि किसी तरह से गर्म पानी की वजह से उन अंडों से विकसित होकर वो क्रीचर बाहर निकले थे और उनमें से एक क्रीचर को जुआन ने मार डाला था, यानी कि अब भी ऐसे 3 क्रीचर और बाकी थे। वहां केली भी समझ गया था कि हिरम और जुआन सच बोल रहे थे। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें फ्रेड नाम के शख्स की ओल्ड वैगन दिखाई देती है, पर उन्हें फ्रेड कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा था। वही वैगन के भी 2 टुकड़े हो चुके थे, यानी कि शायद उस क्रीचर ने यहाँ फ्रेड पर भी हमला किया था। आखिर उन्हें वहां पर फ्रेड का कटा हुआ सिर दिखाई देता है जो उस वैगन में फंस गया था। यह देखकर केली हिरम से कहता है कि अब हम लोग शायद उस क्रीचर के करीब है। अब वो लोग वहां से फ्रेड के घर पर आते। यहाँ फ्रेड अकेला ही रहता था और वैगन तैयार करके उन्हें बेचता था। अब रात के वक्त वो तीनों वहां पर आराम कर रहे थे। उसी वक्त उस क्रीचर के सांप जैसे टेंटेकल्स जुआन पर हमला करने की कोशिश करते। उस टेंटेकल को देखकर जुआन और हिरम डर जाते। वहां केली उन टेंटेकल पर गोलियां चलाता है, जिससे वो वहां से वापस चले जाते। अब वहां पर अजीब स्मेल भी आ रही थी। अब यहाँ केली और जुआन के पास गन थी, पर हिरम को गन यूज करना या गोली चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ केली हिरम को गोली सही निशाने पर चलाना सिखा रहा था, पर हिरम पूरा अनाड़ी था। वहां कई गोलियां चलाने के बाद भी हिरम सही निशाना नहीं लगा पाता। वही वहां फ्लोर मजबूत लकड़ी से बना हुआ था, तो अभी वो क्रीचर उन लोगों पर हमला नहीं कर सकता था। पर वो क्रीचर और भी चालाक था। वो अपने टेंटेकल से फ्लोर की मजबूत लकड़ियां एक एक करके बाहर खींच रहा था, जिससे कुछ देर बाद वो केली, हिरम और जुआन को अपना शिकार बना सके। अब वहां पर वो तीनों फंस चुके थे। उस वक्त हिरम की नजर एक टेलीग्राफ पर जाती है। हिरम जुआन को टेलीग्राफ के जरिए किसी को यहाँ मदद के लिए मैसेज भेजने के लिए कहता है। आखिर जुआन टेलीग्राफ से मैसेज भेजता है। वही दूसरी ओर चैंग की ग्रोसरी शॉप पर उन्हें वो मैसेज मिलता है। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि यह मैसेज फ्रेड के वैगन स्टेशन से आ रहा था। वो समझ जाते कि यह मैसेज जरूर हिरम और जुआन ने भेजा होगा। वहां उस वक्त पेयोंग और टेकोपा भी नहीं थे, तो क्रिस्टीन उन लोगों की मदद करने वैगन स्टेशन की ओर रवाना होती है। अब यहाँ जुआन मैसेज टाइप कर रहा था, तो उसकी आवाज सुनकर वहां फ्लोर तोड़कर एक बड़ा क्रीचर बाहर आता है। वो क्रीचर जुआन पर हमला करता है, पर जुआन ऊपर छत पकड़ लेता है। पर वो क्रीचर वहां अपने टेंटेकल से जुआन को पकड़ने की कोशिश करता है। उसी वक्त केली उस क्रीचर पर गोलियां चलाने लगता है। आखिर जुआन वहां से बचते हुए हिरम और केली के पास आ जाता है। वही वो क्रीचर भी वापस जमीन में चला जाता है। उस बड़े क्रीचर को देखकर वो समझ गए थे कि अंडे से निकले वो बच्चे जल्दी से बढ़ रहे थे और अब वो बच्चे बड़े जानवर में बदल चुके थे। इस जानवर को देखकर केली भी कहता है कि शायद हम अपनी गन से इतने बड़े जानवर को नहीं मार सकते। वो तीनों वहां खड़े थे, तभी अचानक से वो क्रीचर जमीन से बाहर आकर अपने टेंटेकल से केली को खींचने लगता है। उस जानवर ने यहाँ केली को पकड़ लिया था। वही केली भी उस जानवर पर गोलियां चला रहा था, पर आखिर में वो जानवर केली को पूरा निगल कर वापस जमीन में चला जाता है। वही वो सभी क्रीचर जमीन से बाहर निकलकर अब हिरम और जुआन पर भी हमला करना चाहते थे। यहाँ पर वो दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे, पर उसी वक्त वहाँ क्रिस्टीन एक बग्गी लेकर आ जाती है और एक खिड़की के जरिए वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। आखिर वो दोनों क्रिस्टीन के साथ बग्गी पर सवार होकर वहां से निकलते। वो क्रीचर भी उनके पीछे था, पर आखिर में वो तीनों वहां से बच निकलते। अब वहां से वापस आकर वो सब क्रिस्टीन की होटल पर इकट्ठा होते। यहाँ हिरम सबसे कहता है कि अब उस क्रीचर से मुकाबला कर पाना मुश्किल है, तो बेहतर यही रहेगा कि सब रिजेक्शन वैली से चले जाए। हिरम कहता है कि उस जानवर ने जब केली जैसे शिकारी को खत्म कर दिया, तो हम तो उस क्रीचर के आगे कुछ नहीं है। लेकिन कोई भी रिजेक्शन वैली छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर हिरम ने तय कर लिया था कि अब वो एक पल भी यहाँ पर नहीं रुकेगा। आखिर वो हमेशा के लिए रिजेक्शन वैली छोड़कर वहां से चला जाता है।
वही जुआन भी देखता है कि अब वो क्रीचर धीरे धीरे रिजेक्शन वैली की ओर आगे बढ़ रहा था। दूसरी ओर हिरम भी रिजेक्शन वैली के अपने दोस्तों को मिस कर रहा था। उसे फील होता है कि अब सिर्फ वही उसकी फैमिली है। आखिर हिरम एक बग्गी लेकर वापस रिजेक्शन वैली में आता है। वो सबको कहता है कि मैं भी अब यहाँ रिजेक्शन वैली में रुकूंगा और हम सब मिलकर उस क्रीचर का मुकाबला करेंगे। वो पास ही के बिक्सबी नाम के शहर से पावरफुल वेपन्स लेकर आया था। उसने एक खास बोरपंट गन भी खरीदी थी जो आसानी से उस क्रीचर को मार सकती थी। यहाँ क्रिस्टिन हिरम से पूछती है कि यह सारे वेपन्स खरीदने के लिए आप पैसे कहाँ से लाए, तो हिरम कहता है कि मैंने अपनी सोने की घड़ी बेचकर यह वेपन्स खरीदे। आखिर वो सब तय करते हैं कि या तो हम मरेंगे या फिर उस जानवर से मुकाबला करेंगे। अब वो सब साथ मिलकर उस क्रीचर से मुकाबला करने की तैयारी में लग जाते। वो सब एक बेल बजाकर उसकी आवाज से उस क्रीचर को वहां बुलाने की कोशिश करते और काफी देर तक शोर मचाने पर भी वो क्रीचर वहां पर नहीं आते। सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर वो क्रीचर कहां पर गए, पर उसी वक्त उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि क्रीचर उनकी ओर आगे बढ़ रहे थे। आखिर वो सब अपनी जगह पर आ जाते। हिरम उस बोरपंट गन वाली बग्गी पर आ जाता है। उसी वक्त वो क्रीचर आवाज सुनकर उस बग्गी के पास आता है, पर हिरम उस पंट गन से वहां गोली चलाता है जिससे वो क्रीचर वापस जमीन में चला जाता है। अब हिरम फिर से उस गन को लोड करने में लग जाता है, पर उसी वक्त वो क्रीचर फिर से हिरम की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही वो क्रीचर जमीन से बाहर निकलकर अपना मुंह खोलता है, उसी वक्त हिरम उस पंट गन से सीधा निशाना उस क्रीचर पर लगाता है जिससे उस क्रीचर के मुंह के चिथड़े उठ जाते और वो वहीं पर मारा जाता है। सब लोग वहां आकर उस मरे हुए क्रीचर को देखकर खुश हो जाते, पर वहां एक दूसरा क्रीचर भी अब उनकी ओर आगे बढ़ रहा था, तो वो सब फिर से अपनी जगह पर आ जाते। वो क्रीचर भी हिरम के पास आता है और हिरम उस पर निशाना लगा सके उससे पहले वो पंट गन निगल जाता है। वही तीसरा क्रीचर भी दूसरी ओर जुआन के पीछे लग जाता है, जिससे बचने के लिए जुआन एक खंबे पर चढ़ जाता है, पर वो क्रीचर जुआन को भी खंबे से नीचे गिराने की कोशिश करता है। अब जुआन को बचाने के लिए टेकोपा एक बड़ी धारदार आरी उठाता है और उसे उस फ्लैग पोल के होल में डालता है और वहां पर शोर मचाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर वो क्रीचर जुआन को छोड़कर टेकोपा की ओर आगे बढ़ने लगता है और आखिर वो स्पीड से आकर आरी से टकराता है, जिससे कटकर वो क्रीचर भी मारा जाता है। अब यहाँ सिर्फ एक ही क्रीचर बचा था। अब वो आखिरी क्रीचर भी टेकोपा पर हमला करता है और आखिर वो क्रीचर टेकोपा को खींचकर अपने साथ ले जाता है। यह देखकर सब लोग अपसेट हो जाते, पर यहाँ वो क्रीचर उस स्टैच्यू को बाहर फेंकता है जो टेकोपा की फेवरेट थी। वेल यहाँ पर टेकोपा को दिखाया गया है जो उस स्टैच्यू की वजह से बच गया था। अब वो सब वहां शांति से खड़े थे। सब यही सोच रहे थे कि इस आखिरी क्रीचर को कैसे खत्म करें। वही ल्यू ग्रोसरी शॉप में था। उसी वक्त टेलीग्राफ में मैसेज आने की वजह से मशीन आवाज करने लगती है। अब यहाँ वो क्रीचर आवाज सुनकर उस ग्रोसरी शॉप पर हमला करता है, जिससे प्योंग की शॉप कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर लकीली ल्यू बच गया था। वो सब ल्यू को वहां से बाहर निकालते, पर उसी वक्त वो क्रीचर भी वहां पर आ जाता है। अब सब लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागते। यहाँ वो क्रीचर भी जमीन से बाहर था, पर किसी के पास अब ऐसा कोई पावरफुल वेपन नहीं था जिससे उस क्रीचर को मारा जा सके। अब यहाँ वो क्रीचर अपने टेंटेकल से ल्यू को पकड़ लेता है। वही दूसरी ओर जमीन से पानी खींचने के एक मशीन पर मजबूत बेल्ट बांधकर और उस पर हुक लगाकर हिरम वो हुक उस क्रीचर की बॉडी में घुसा देता है। अब यहाँ प्योंग वो मशीन स्टार्ट करके उस क्रीचर को खींचने लगता है, जिससे क्रीचर का टेंटेकल टूट जाता है और वो खींचता हुआ सीधा उस मशीन की ओर आगे बढ़ने लगता है। आखिर वहां उस मशीन से टकराकर उस क्रीचर की बॉडी के टुकड़े हो जाते और यहाँ वो आखिरी क्रीचर भी मारा जाता है। सब लोग सेफ थे और बहुत खुश थे। वही दूसरी ओर बैंक ने भी हिरम की लोन की अर्जी मंजूर कर ली थी, जिससे अब वो यहाँ पर सिल्वर माइन फिर से शुरू कर सकता था। यहाँ हिरम सबको कहता है कि हम में से कोई भी उस क्रीचर के बारे में बात नहीं करेगा, वरना नए मजदूर भी यहाँ से डरकर भाग जाएंगे। वही हिरम कहता है कि वो यहाँ क्रिस्टिन के लिए नई होटल और प्योंग के लिए नई ग्रोसरी शॉप बनवाएगा और जुआन को एक प्लॉट देगा। वही टेकोपा को उसकी खास स्टैच्यू भी दी जाएगी।
वेल यहाँ पर रिजेक्शन वैली अब परफेक्शन वैली बन गई थी। अब यहाँ क्रिस्टीन को दिखाया गया है जो हीरम को सही निशाने पर गोली चलाना सिखा रही थी, पर हीरम अब भी अनाड़ी था, वो गोली सही निशाने पर नहीं लगा पाता। आखिर यहाँ क्रिस्टीन हीरम को ऑटोमेटिक मशीन गन देती है जिससे गोलियां निशाने पर चलाकर हीरम खुश हो जाता है और बस यहीं पर ट्रिमर्स मूवी का पार्ट 4 लेजेंड बिगिंस खत्म हो जाता है। ईयर 2004 में रिलीज हुई ट्रिमर्स मूवी के पार्ट 4 लेजेंड बिगिंस को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 77% एंड ऑडियंस स्कोर 33% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ ट्रिमर्स मूवी के पार्ट 5 की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।